हेलो डियर। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ट्रिगोनोमेट्री के क्विक रिवीजन पॉइंट्स करवाने वाला हूँ। ये जो क्विक रिवीजन पॉइंट्स हैं, इनका मकसद ये नहीं है कि भी आपको कंसेप्ट सिखाना है, क्योंकि कंसेप्ट तो मैंने आपको कंसेप्ट लेक्चर में सिखाया ही है। इनका ये मकसद है कि अगर आपने अभी अभी या फिर रिसेंटली, मतलब कि कुछ टाइम पहले अगर ट्रिग्नोमेट्री को किया है तो एक बार फिर से आपका रिवाइज हो जाएगा, मतलब कि दोबारा से आपको कंसेप्ट बिल्कुल तरोताज़ा हो जाएंगे। या फिर अगर आपने कई टाइम पहले ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ा है तो एक बार फिर से जो आपके कंसेप्ट धुंधले हो गए होंगे, अगर काफ़ी टाइम पहले पढ़ा है तो कंसेप्ट थोड़े थोड़े फेड अवे हो जाते हैं, तो वो फिर से तरोताज़ा हो जाएंगे। ठीक है, अभी अभी किया है तो फिर से एक बार क्विक रिवीजन के लिए है, अगर दूर से किया है तो फिर आपको फिर से वो कंसेप्ट याद दिलाने के लिए है। ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको इतना बताऊंगा कि ना तो पूरे एक्सप्लेन करने पड़े कि भाई पूरा कंसेप्ट लेक्चर ही बन जाए है, ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट हो, और ना ही उतने कम बताऊं कि आपको याद ना आए। तो मीडियम टाइम में मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा होता हूं कि भाई कम से कम टाइम में सारा कंसेप्ट रिवाइज हो जाए। तो सबसे पहले हैं भाई कि ये जितने भी इम्पोर्टेंट एंगल्स हैं, उन एंगल्स के ऊपर हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, और ये मेरे को आपको याद कराने की ज़रूरत है नहीं। क्लियर है? अगर आपने एक बार ट्रिग्नोमेट्री कर ली है तो आपको ये अपने आप ही याद होंगी। तो बस यहाँ पर मैं ये आपको याद दिलाना ज़रूर चाहूँगा कि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके अंदर हमें सिर्फ इतनी नॉलेज से ही हम आंसर टिक कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली एग्जामिनर ऐसे पूछ ही लेता है। कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, आपने देखे होंगे, मैंने आपको करवाए हैं कि साइन 60 प्लस कोस स्क्वायर 45 ऐसे डायरेक्टली पूछ लेता है। या फिर कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है कि एंगल्स की वैल्यू पुट करनी पड़ती है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको सिखाया, उन कंडीशंस के अंदर रहकर हम एंगल की वैल्यू पुट करते हैं, तो इस नॉलेज के बेस पर भी हम कई क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाते हैं। देन इसके बाद मैंने आपको बताया, एक ऐसा कंसेप्ट बताया कि जो ऑलमोस्ट 50% प्लस, 50% तो जरूर, 50% प्लस क्वेश्चंस को, आपके ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को कवर कर देगा, वो है पुटिंग वैल्यूज। तो इसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि भाई देखो, आपका जो क्वेश्चन है ना वो दो फॉर्म में हो सकता है। कैसे दो फॉर्म में? कि आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो 50% प्लस क्वेश्चन ऐसे होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, फाइंड द वैल्यू ऑफ कुछ भी ऐसे, साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस वट 10 स्क्वायर 90 माइनस थीटा, वट मतलब कैसे भी करके एग्जामिनर ऊपर एक एक्सप्रेशन देगा और उसके बाद वो आपको ऑप्शंस देता है, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू -1, d इज इक्वल टू 2, ऐसे करके कुछ भी। तो ये जो क्वेश्चन हो गया किस तरह का हो गया कि आपको किसी ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, तो ऊपर तो एक वेरिएबल चीज़ है जो वेरी कर रही है, जो थीटा के अकॉर्डिंग वेरी करेगी, और नीचे हमारे पास ऑप्शंस हैं जो कि कांस्टेंट है, जो कि वेरी नहीं कर रहे। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि भाई देखो, अगर मान लो यहाँ पर आंसर -1 है, तो अगर आंसर -1 है तो थीटा की हर एक वैल्यू के लिए, क्योंकि एग्जामिनर ने तो कोई कंडीशन रखी नहीं है कि भाई थीटा इतना होएगा उतना होएगा, और जितनी भी एग्जामिनर कंडीशन रखेगा उन कंडीशंस को हम मानेंगे। तो थीटा की हर एक वैल्यू के लिए अगर आंसर -1 है तो -1 ही होएगा। क्लियर है? तो जो भी आंसर है वो थीटा की हर एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई रहेगा, और अगर किसी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई नहीं होएगा तो एग्जामिनर वो वैल्यू रखेगा कि थीटा इज नॉट इक्वल टू 90, ऐसे करके कुछ क्वेश्चंस के अंदर रखता है ना, वो इसीलिए रखता है। तो क्या है कि कंडीशंस के तहत रहकर आप थीटा की कोई भी वैल्यू रख सकते हो, जैसा कि मैंने आपको कंसेप्ट लेक्चर में बताया है। तो ये क्वेश्चन हो गया वेरिएबल टू कांस्टेंट टाइप का। दूसरा क्वेश्चन होएगा जब यहाँ पर भी फंक्शंस होंगे, जब यहाँ पर भी क्या होंगे, फंक्शंस होंगे, मतलब कि ऑप्शंस के अंदर यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पर भी वेरिएबल है। तो वेरिएबल टू वेरिएबल के केस में आपको क्या करना पड़ता है, हमको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है कि हम ऐसी वैल्यू रखें कि दो या दो से ज़्यादा ऑप्शंस सेम ना हो जाएं, या फिर एक आधी जगह कहीं ना कहीं कोई चीज़ नॉट डिफाइंड ना हो जाए। तो ये चीज़ तो हमें वेरिएबल टू कांस्टेंट में भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ऊपर भाई डिनोमिनेटर में 0 ना आ जाए, या कोई फंक्शन नॉट डिफाइंड ना हो जाए। क्लियर है मेरे भाई? देन, और हाँ, इसके अंदर मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे इजी वैल्यू होती है कि भाई थीटा को 0 पुट करते हैं या 90 पुट करते हैं। ठीक है, फिर भी अगर बात ना बने, भाई कोई चीज़ नॉट डिफाइन आ रही हो या डिनोमिनेटर में 0 आ रहा हो, तो फिर उसके बाद हम थीटा को रखते हैं 45। 45 क्यों रखते हैं? हम इसीलिए रखते हैं कि भाई साइन 45 और कोस 45 दोनों बराबर होते हैं, तो हमें साइन और कोस में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। हम 30 भी रख सकते हैं, लेकिन 30 और
30 में सोचना पड़ेगा कि कौन से फंक्शन की क्या वैल्यू है 30 में। और इसी तरह जो सीकेंट 45 है और जो कोसिकेंट 45 है वो दोनों भी बराबर है √2, और जो tan 45 है और जो cot 45 है ये दोनों भी बराबर हैं 1 के। तो 45 काफ़ी इजी सी वैल्यू होती है, लेकिन फिर भी कई क्वेश्चंस में ऐसे कंडीशन बन जाते हैं कि भाई हम नहीं रख पाते, तो उस केस में हम थीटा को क्या रखेंगे, 30 रख दो या 60 रख दो, आपकी मर्जी है, दिक्कत ही क्या है। और कुछ क्वेश्चंस के अंदर, ऑप्शंस के अंदर या ऊपर क्वेश्चन में θ/2 ऐसे एंगल के हाफ का जिक्र हो जाता है कि tan θ/2, तो वहां पर देखो अगर आप 45 रख दोगे तो tan 45/2, tan 22 की वैल्यू निकाल पाओगे, tan 22.5 की नहीं निकाल पाओगे ना, तो 45 नहीं रखोगे, तो या तो आप रखोगे 0 कि 0/2 0 हो जाए, या आप रखोगे 90। और हाँ, अगर आपने वैल्यू रखनी है, कई बार 0 और 90 हम नहीं रख पाते, तो भाई 60 रखोगे आप, 60 मज़ेदार वैल्यू है, देखो 60/2 tan 30 हो जाएगा वो, ठीक है। और कई बार क्या होता है, कई बार 2θ का जिक्र होता है, तो 2θ का जिक्र होगा तो आप 30 रख दोगे उस केस में। और कई बार बड़े बड़े थीटा का जिक्र होता है, 4θ 6θ, तो मैंने आपको ये भी बताया था भाई जब हमने बेसिक आइडेंटिटीज पार्ट 3 किया कि थीटा को कभी कभी 15 डिग्री भी हम रख देते हैं, ये भी मैंने आपको बताया, ये भी हेल्प कर देता है। तो ये जो छोटी मोटी नॉलेज है वैल्यू पुटिंग के अंदर, ये जो एक्सपीरियंस है, ये आपको लगभग सारे क्वेश्चंस कवर करवा देगा। एक आधा क्वेश्चन ऐसा बचेगा जिसके अंदर आपको आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, ठीक है, एक आधा, बिल्कुल ऑलमोस्ट 100% क्वेश्चंस इस टाइप के कवर हो जाने हैं इनसे, ठीक है। तो भाई नेक्स्ट मैंने आपको क्या करवाया, नेक्स्ट मैंने आपको बताया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कि अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और अगर ये एंगल थीटा है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होएगा यानी कि लंब, और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होएगा यानी कि कर्ण, और ये जिसके ऊपर ट्रायंगल बनी है वो होएगा बेस यानी कि आधार। तो साइन थीटा होता है P/H, ठीक है, यानी कि भाई लंब बटे कर्ण, कोस थीटा B/H, ये सारे आपको पता होने चाहिए बिकॉज आप क्विक रिवीजन पॉइंट्स देख रहे हो, अब तक तो ये आपकी टिप्स पर होने चाहिए। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट थीटा यानी कि H/P, और कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा H/B, और टेन का रेसिप्रोकल कोट थीटा यानी कि B/P। और इन चीज़ों का फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदा मैंने ये बताया कि कैसे भी करके कुछ भी करके आपको कभी कभी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू मिल जाती है किसी क्वेश्चन के अंदर। एग्जामिनर बोल देता है इफ़ tan थीटा इज इक्वल टू दिस, या तो वो डायरेक्टली ना बोले तो इनडायरेक्टली किसी न किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की आपको वैल्यू दे देगा, उसके बाद वो दुनिया की कोई भी एक्सप्रेशन पूछ ले हम उसको बता सकते हैं, क्योंकि जैसे ही एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू मिली आपको राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड मिल गई। जैसे कि tan थीटा होता है P/B, यानी कि परपेंडिकुलर 3 बेस 4, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये 5, ठीक है। मतलब कि अगर दो साइड मिल गई ट्रायंगल की तो मतलब तीसरी भी मिल गई। तो अब वो आपसे कुछ भी पूछ ले, वहां पर मान लो वो आपसे ये पूछ ले कि भाई कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होगा, सिंपल सी बात है, कोस स्क्वायर थीटा B/H है, हमें B/H की वैल्यू मिल जाएगी, कोट स्क्वायर थीटा B/P है, हमें B/P की वैल्यू भी मिल जाएगी, और बता देंगे, दिक्कत ही क्या है। समझ में आ गई बात, तो चाहे कुछ भी पूछ ले उसके बाद। देन नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया कि भाई हमें पता होना चाहिए बेसिक आइडेंटिटीज। ये 3 बिल्कुल बेसिक से आइडेंटिटीज हैं, ये आपको हर फॉर्म में पता होनी चाहिए। हर फॉर्म में पता होने का क्या मतलब है कि अगर मैं आपको ये बोलूं कि 1 की वैल्यू क्या है बेसिक आइडेंटिटीज की फॉर्म में, तो आपका जवाब आना चाहिए कि 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। ऐसे मतलब बाहर अंदर सब कुछ पता होना चाहिए। अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई कोट स्क्वायर थीटा क्या होगा आइडेंटिटी के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1, टकाटक आपको याद होनी चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्री में देखो, एक तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, उसके बाद कई चीज़ें याद रखने पर भी चैप्टर डिपेंड होता है। 2 चीज़ों पर चैप्टर डिपेंड हो गया, एक क्या कि कुछ चीज़ें हमें मेमोराइज करनी है, और अगर हमें वो चीज़ याद है तो फिर उसके बाद हमने क्या करना है, हमारी कुछ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए चैप्टर को लेकर, उस अंडरस्टैंडिंग के बेस पर हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्लियर है? तो एटलीस्ट ये वाली टेंशन आपकी नहीं होनी चाहिए कि भाई आपको याद नहीं है। अब यही टेंशन रहेगी तो सबसे बेसिक टेंशन है, फिर आप कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। ठीक है, बतेरे ऐसे लोग हैं जो याद करने के लिए तैयार है। ठीक है मेरे भाई, तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए।
देन इसके बाद मैंने इन्हीं आइडेंटिटीज से आपको क्या करवाया था, आपको बताया था कि कई इक्वेशन रेसिप्रोकल कंजुगेट्स पर आते हैं। क्या होते हैं रेसिप्रोकल कंजुगेट? भाई उन 3 आइडेंटिटी में से 2 आइडेंटिटी ये वाली जो ये नीचे वाली है, इन्हीं 2 आइडेंटिटीज से मैंने ये चीज लिखी है कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और यहां पर ये जो फॉर्म है ये बन गई है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। मैंने उसे खोल दिया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी में। ठीक है, यहां पर देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 1, यानी कि यहां पर ये जो चीज है और ये जो चीज है दोनों एक दूसरे की रेसिप्रोकल हो गई, पारस्परिक हो गई। सिमिलरली नीचे भी ये जो चीज है और ये जो चीज है दोनों एक दूसरे की रेसिप्रोकल हो गई, पारस्परिक हो गई। तो एग्जामिनर क्या करता है, या तो इसकी वैल्यू बताएगा तो आपको इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। अगर एग्जामिनर ने इसकी वैल्यू बता दी कि भाई सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/3, तो आपको ऑटोमेटिक सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू पता चल गई, मतलब कि 3। अगर ये उसने 2/3 बताई तो ये 3/2, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। फिर मैंने क्या बताया था, अगर इनमें से एक भी बता दिया तो आपको दूसरा पता चल गया, और जैसे ही आप इन दोनों को जोड़ोगे तो 2 सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 10 से 10 गया 2/3 प्लस 3/2, यानी कि 4 और 9 13/6, यानी कि 13/12। और जैसे ही आपको कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिला, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आप राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हो। सीकेंट थीटा मिल गया, यानी कि ये क्या होता है, सीकेंट थीटा होता है भाई हाइपोटेन्यूज बाई बेस, यानी कि ये 13 हो गया, ये 12 हो गया, 5 12 13 की ट्रायंगल बन गई। तो और एक बार राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, अब तो एग्जामिनर कुछ भी पूछ ले छोड़ेंगे नहीं हम उसको। क्लियर है ना बात? तो ये चीज भी आप याद रखिएगा। देन नेक्स्ट चीज मैंने आपको क्या बताई, नेक्स्ट मैंने आपको आइडेंटिटी बताई भाई 2 थीटा वाली। तो फिर से यहां पर बात क्या आती है, फिर से यहां पर बात आ जाती है याद करने पर। क्लियर है? और यहां पर मैंने आपको यह बताया था कि cos 2 थीटा वाली जो आइडेंटिटी है वो सबसे ज्यादा यूज होती है, वो सबसे ज्यादा यूज होती है। अदरवाइज यूज इनका भी होता है कई बार क्वेश्चंस के अंदर, लेकिन इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है भाई। देन नेक्स्ट मैंने आपको बताया भाई कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस के बारे में। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस हमने पढ़े, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस होते हैं जब साइन थीटा इज इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा, सीकेंट थीटा इज कोसेक 90 माइनस थीटा, कोट थीटा इज टेन 90 माइनस थीटा। तो इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब यह है कि साइन के आगे अगर कोई एंगल आएगा और कोस के आगे अगर कोई एंगल आएगा तो दोनों का सम 90 होना जरूरी है। सिमिलरली सीकेंट, कोसिकेंट और कोट और टेन, इन सब में ये बात ट्रू है। अगर यहाँ पर ये 5 डिग्री है तो यहाँ पर ये 85 डिग्री होगा। तो इस अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड 3 तरह के क्वेश्चन मैंने आपको दिखाए। बाकी इस अंडरस्टैंडिंग को तो दिमाग में रखोगे। अगर मान लो चौथी तरह का क्वेश्चन है जिसके अंदर यही चीज यूज हो रही है तो आप क्या बोलोगे, मैं नहीं करूंगा? नहीं, मेनली क्या है, मैंने ये चीज आपको समझाई और देन मैंने आपको बेसिक पैटर्न्स बताए। इनको वो कैसे भी ऊपर नीचे करे एग्जामिनर, आपके दिमाग में ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। समझ गए बात? तो पहला मैंने क्वेश्चन बताया कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस के सामने ऐसे वैल्यूज रख देगा एग्जामिनर कि भाई कोस ए प्लस 10 इज इक्वल टू साइन ए प्लस 20। तो हमें पता होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस हैं, यानी कि यहाँ पर ये जो एंगल्स रखे हैं इनकी वैल्यू का सम पक्का 90 होगा, यानी कि a प्लस ए 2a प्लस 2a प्लस 10 प्लस 20 30 इज इक्वल टू 90, यानी कि 2a इज इक्वल टू 60, यानी कि a इज इक्वल टू 30। ठीक है, ये तो जस्ट मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो एक तो इस तरह के क्वेश्चन थे, और यहाँ पर कोस और साइन ही नहीं होएगा, सीकेंट और कोसिकेंट, कोट और टेंजेंट कुछ भी हो सकता है। देन नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया कि भाई देखो जब भी tan 1 इंटू tan 2 इंटू tan 3, इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, जब भी ऐसी सिचुएशन आए कि tan की मल्टीप्लीकेशन में tan समथिंग इंटू tan समथिंग हो और इन दोनों का सम 90 हो तो इन दोनों का प्रोडक्ट 1 होता है। और सिमिलरली ऐसी ही सीरीज कोट के अंदर भी होती है। एक ये बताया इसी कंसेप्ट के बेस पर। और मैंने आपको बताया जब भी साइन और कोस की बात आए, साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर, इनकी एडिशन की सीरीज होगी, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन की। ये चीजें मैंने आपको कंसेप्ट लेक्चर में समझाई है पूरी डिटेल में। तो जब भी एडिशन की सीरीज हो साइन की, तो जब भी एंगल्स का सम 90 हो तो इन दोनों फंक्शन का सम 1 आ जाएगा। इन दोनों फंक्शंस का सम, बिकॉज 10 और 80 90 है, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर इस क्वेश्चन के केस में तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो तीसरा इस चीज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन थे, अदरवाइज इसकी अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड तो क्वेश्चन काफी हमने किए ही हैं। देन नेक्स्ट मैंने आपको करवाया भाई कंसेप्ट ऑफ क्वाड्रेंट्स, यानी कि इसका मतलब क्या था कि हमें
0 से लेकर 90 तक के एंगल्स की तो वैल्यू याद है, 30 की वैल्यू हमें याद है, हमें 45 की वैल्यू याद है, 60 की वैल्यू याद है, 90 की वैल्यू याद है, 0 की वैल्यू भी याद है, लेकिन हमें इससे बाहर की वैल्यूज याद नहीं है। याद कर सकते हैं लेकिन कितनी वैल्यूज रटेंगे भाई, और रटना फायदेमंद भी नहीं है। तो इसीलिए मैंने आपको तरीका बताया था कि कैसे आप कोई भी एंगल जो इन तीनों क्वाड्रेंट्स में हो उसको वापस से यहां पर लेके आ सकते हो और उसकी वैल्यू बता सकते हो। तो उसके लिए मैंने आपको 2 रूल बताए थे। जैसे अगर एंगल, देखो मैंने इतनी सारी चीजें आपको उसके अंदर कराई थी, वो दोनों रूल मैं रिवाइज करवा देता हूं कि अगर एंगल जहां पर भी है, जिस भी क्वाड्रेंट में है, हमें 2 चीज़ों की टेंशन लेनी है। एक तो इस चीज़ की टेंशन लेनी है कि फंक्शन कौन सा आएगा, और एक इस चीज़ की टेंशन लेनी है कि भाई साइन कौन सा होएगा, प्लस होएगा या माइनस होएगा। तो देखो जब भी एंगल पाई प्लस थीटा, यानी कि जो लेटी लाइन है इसमें माइनस या प्लस, तो यहाँ पर है पाई, यानी कि पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा हो, या 2 पाई प्लस थीटा या 2 पाई माइनस थीटा हो। देखो पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा। जब भी हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग एंगल का एड्रेस दे रखा है तो फंक्शन रहेगा जी सेम, यानी कि ये जो साइन है इसका साइन थीटा ही रहेगा, कोस का कोस थीटा ही रहेगा, टेन का टेन थीटा ही रहेगा, और सीकेंट का सीकेंट थीटा ही रहेगा। अब अगली टेंशन है हमारी साइन की। तो साइन के लिए आप क्या देखोगे, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये मैंने आपको बताया, यानी कि यहां पर सारे फंक्शंस पॉजिटिव हैं, ए फॉर ऑल। यहां पर सिर्फ साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट पॉजिटिव है, और यहां पर टेन और उसका रेसिप्रोकल कोटेंजेंट, ये दोनों पॉजिटिव है। यहां पर कोस और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट पॉजिटिव है। और हम पहले वाले एंगल को देखेंगे, बाद में जो कन्वर्ट होके आए उसको नहीं देखेंगे। यहां पर तो फंक्शन सेम रहा है, कईयों में चेंज होता है ना, तो पहले वाले को देखेंगे। तो देखो पहले वाला क्वेश्चन करके दिखाता हूं। यहां पर साइन है और पाई प्लस थीटा, तो पाई ये है, पाई प्लस थीटा, यानी कि एंगल इस क्वाड्रेंट में आ गया। तो यहां पर साइन नेगेटिव है, सिर्फ टेन और कोट पॉजिटिव है, यानी कि माइनस। और सिमिलरली कोस पाई माइनस थीटा नेगेटिव, टेन 2 पाई माइनस थीटा यहाँ पर नेगेटिव, सीकेंट 2 पाई प्लस थीटा यहाँ पर, तो यहाँ पर तो सारे पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव। तो एक तो ये सिस्टम है। और जब भी इस खड़ी लाइन के ये जो है, मतलब कि पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 प्लस, या 3 पाई बाई 2 प्लस या 3 पाई बाई 2 माइनस, इस वर्टिकल लाइन के अलोंग जब एंगल का एड्रेस हो, इसके अकॉर्डिंग हमें एंगल का एड्रेस बताया हो, इसके अकॉर्डिंग लोकेशन बताई हो, तो फंक्शन चेंज होता है। तो जो साइन है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा कोस और कोस का साइन, और जो टेन है वो बन जाएगा कोट और कोट का टेन, और जो सीकेंट है उसका बन जाता है कोसीकेंट और कोसीकेंट का सीकेंट। और जो साइन SIGN, साइन प्लस और माइनस वाला साइन, ठीक है, उसकी जो कंसेप्ट है वो वही रहेगा, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। क्लियर है मेरे भाई। तो इसके बेस पर आपको फिलहाल ये चारों चीजें 1 2 3 4, इन चारों का आंसर करना आना चाहिए, इतने एबल आप होने चाहिए कि सटासट इनका आंसर कर दो। देन उसके बाद हमने भाई कुछ मिसलेनियस कंसेप्ट्स किए, मैंने आपको बताए कि कई क्वेश्चंस ऐसे हैं, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देखकर मतलब इन चीज़ों को अच्छे से याद कर पाओगे, जो अपना मिसलेनियस कंसेप्ट्स का जो कंसेप्ट लेक्चर है उसमें, कि कई क्वेश्चंस के अंदर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किसी फंक्शन से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें इजीली आंसर मिल जाता है। और उसके बाद हमने क्वेश्चंस किए थे जिनके अंदर हमें स्क्वायरिंग एंड एडिंग करनी पड़ती है। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग वाले कौन से क्वेश्चंस थे, अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन थे, कुछ भी मैं इसको मान लूं, दिस इज इक्वल टू वट। तो यहां पर देखो एक तरफ पॉजिटिव था एक तरफ नेगेटिव था, ताकि 2ab वाला टर्म कैंसिल हो जाए, और इसका जो प्रोडक्ट है वो इसके और इसके प्रोडक्ट के बराबर था, ताकि क्या हो, ताकि 2ab सेम आ जाए। और फिर हम इन दोनों को स्क्वायर करते थे और ऐड करते थे, और जो भी हमें चाहिए उसका आंसर निकल जाता है फिर। देन उसके बाद मैंने कई क्वेश्चंस आपको करवाए जो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो पर बेस्ड थे। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो को हम एल्जेब्रा के अंदर भी कर चुके हैं। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर हमें a बाई बी की वैल्यू पता है तो हम a प्लस बी ओवर a माइनस बी निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू पता है तो ये निकाल सकते हैं, इसकी पता है तो ये निकाल सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। फिर उसके बाद हमने किया भाई बेसिक आइडेंटिटीज पार्ट 3। बेसिक आइडेंटिटीज पार्ट 3 के अंदर मैंने आपको
ये 4 आइडेंटिटीज करवाई, इनको याद करने का तरीका बताया। अब तक ये आपके फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए, अगर नहीं है तो आप बिना वजह मकरा मार गए हो, आपके फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए मेरे भाई, ठीक है। इनका और कोई इलाज नहीं है, बिकॉज आपको परफेक्टली समझा दी थी। और इनसे देखो, इनके बाद इनसे मैंने क्या किया था, और भी आइडेंटिटीज बनाई थी, एक बार इन दोनों का सम किया था। क्लियर है? जब हम इन दोनों का सम करते हैं साइन ए प्लस बी प्लस साइन, और इनके ऊपर बेस्ड हमने कई इक्वेशन भी किए थे, तो यहां पर क्या होता है, ये वाला टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाता है, तो यहां पर बचता है 2 साइन ए कोस बी, ठीक है। और जब हम इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, यानी कि यहां पर माइनस लेंगे बीच में, तो यहां पर आ जाता है 2 कोस ए साइन बी, ठीक है। और सिमिलरली जब हम नीचे वाली 2 आइडेंटिटीज को जोड़ते हैं तो भी नई आइडेंटिटीज आती हैं, और जब इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो भी नई आइडेंटिटीज आती हैं। तो कौन कौन सी आती हैं वो लिखूंगा, टेंशन मत लो, एक बार ये लो, अभी लिखते हैं भाई, अच्छे से लिखेंगे ना सारी आइडेंटिटीज को। तो देखो, तो जब इन दोनों का सम होता है तो मेरे भाई पहले वाले टर्म्स का सम होता है, ठीक है। जब इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो सेकंड वाले टर्म्स आएंगे डबल होके, और जब इन दोनों का सम होगा तो पहले वाले टर्म्स आ जाएंगे, जब भी सम होएगा पहले वाले टर्म्स आ जाएंगे। और जब भी डिफरेंस होएगा इनका तो सेकंड वाले टर्म आ जाएंगे, दोनों केसेस में यही हो रहा है। लेकिन कोस वाले टर्म्स के डिफरेंस में एक खास बात है। क्या खास बात है? मैंने आपको क्या बताया था, कोस की इमेज मैंने कैसी क्रिएट की थी कि भाई नेगेटिव सा बंदा है, तो यहां पर जब कोस में माइनस आया तो -2 आ जाएगा, यहां पर सब में प्लस था, इसमें -2 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो इनका यूज मैंने आपको कई क्वेश्चंस के थ्रू करवाया है, वो क्वेश्चंस के थ्रू ही इनका यूज हो सकता है, तो आपको वो चीज़ें आनी चाहिए। और अगर आपको इनमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मेरी बात सुनो ध्यान से, बिल्कुल सिंपल सी बात है, कुछ फॉर्मूले हैं, इनको चंद बार लिखोगे, 5 बार लिखने से बात नहीं बन रही तो 10 बार लिखो, उन क्वेश्चंस को करो, उनको रिपीट करो। क्यों? क्योंकि देखो, इनके ऊपर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बेस्ड नहीं है, मैं आपको फ्रेंकली बोल रहा हूँ। अगर ये नहीं भी करोगे तो भी इजीली सिलेक्शन हो जाएगा, इनकी कोई दिक्कत भी नहीं है। तो अगर आप इस बात के ऊपर 100% कॉन्फिडेंट हो सकते हो, ये बिल्कुल सच है, अगर इनको नहीं भी करोगे, इनकी तरफ आंख भर भी नहीं देखोगे, तो सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इनकी जो परसेंटेज है इन क्वेश्चंस की बहुत ही कम है, हो सकता है एक भी ना आए। लेकिन है क्या, अगर आप इस बात पर 100% विश्वास करते हो तो जाओ, आपको कोई नुकसान नहीं होएगा। लेकिन होता क्या है, ये नहीं भी इतने यूज होते, और अगर आपने ये कर नहीं रखे, मान लो आपने याद नहीं कर रखे, तो स्टूडेंट के दिमाग में ये रहता है नॉर्मल क्वेश्चन को देखकर भी, जो इनके ऊपर बेस्ड नहीं होता, कि कहीं आइडेंटिटीज वाला तो नहीं, मैंने तो आइडेंटिटी याद नहीं की, ये तो मिस हो गया। समझ गए? बस वो मैं बोल रहा हूँ, अगर आप इनको याद नहीं करोगे तो बिना वजह जो क्वेश्चन इनके ऊपर बेस्ड नहीं है उस पर भी शक करते रहोगे बेचारे पे। तो इससे अच्छा है चंद फॉर्मूले हैं, याद कर लो, इनका यूज सीख लो, कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको अच्छे से बता रखा है कंसेप्ट लेक्चर में, ठीक है मेरे भाई। तो ऐसे इनको छोड़ना मत, और वैसे इनकी ज़्यादा परसेंटेज है नहीं, अगर पुटिंग वैल्यू वाला कंसेप्ट में आप महारत हासिल कर लेते हो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कैसे ना कैसे करके निकाल ही लोगे, ठीक है। देन भाई सबसे एंड में मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का कंसेप्ट। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले तो आपको इंडिविजुअल सारे फंक्शंस के बारे में बताया, तो आपको इनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए कि भाई इनकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो देखो मैंने क्या बताया कि साइन थीटा जो है वो बेचारा, अरे भाई सीधा बन जाओ लाइन, रुको एक बार, साइन थीटा जो है वो 1 से लेकर 1 के बीच में ही घूम सकता है, बस इसका मैंने आपको ग्राफ बना के दिखाया, ऐसे ऊपर नीचे गया, ठीक है, +1 और -1 के बीच में घुमा। और जो कोस थीटा है वो भी -1 और +1 के बीच में ही रहता है, कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +1 है, इसके बीच में ही रहेगा, ठीक है, और मिनिमम वैल्यू -1 है। जो टेन थीटा है वो मेरे भाई -∞ से लेकर +∞ तक कहीं पर भी जा सकता है, और ये हमेशा हर एक नंबर जो है ना, इसका जो आंसर वो रियल वैल्यू में ही होएगा, रियल वैल्यू, ये क्योंकि ये रियल वैल्यूड फंक्शन है, इनकी डेफिनेशन ही वही है। ट्रिग्नोमेट्री के जो फंक्शन है वो हमेशा रियल नंबर, वास्तविक संख्या ही एज ए रिजल्ट निकालेंगे, कभी भी इमेजिनरी नहीं निकालेंगे, ठीक है मेरे भाई, काल्पनिक संख्या नहीं निकालेंगे।
ठीक है। तो और नंबर लाइन पर कोई भी इमेजिनरी होती भी नहीं है। तो कोट थीटा, नंबर सिस्टम में ये चीज़ें मैंने आपको करवाई ना, तो जो कोट थीटा है उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू भी -∞ to +∞ है। सीकेंट थीटा की मिनिमम वैल्यू -∞, मैक्सिमम ∞। कोसिकेंट की मिनिमम -∞, मैक्सिमम ∞। लेकिन सीकेंट थीटा के लिए एक रेड एंट्री जोन है। सीकेंट थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन -1 से लेकर +1 के बीच में इस जोन में एंटर नहीं कर सकती, उसकी वैल्यू यहाँ पर नहीं हो सकती। ठीक है मेरे भाई। सिमिलरली कोसिकेंट थीटा की, और ये कौन से हैं, ये उन चीज़ों के रेसिप्रोकल हैं। देखो साइन का रेसिप्रोकल यहाँ पर रहा, कोस का ये, वो फंक्शन जिनकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में हो सकती है, उसके रेसिप्रोकल की वैल्यू वहाँ पर नहीं घूमती नजर आएगी। ठीक है। सिमिलरली कोसेक की वैल्यू -1 और 1 के बीच में एंट्री नहीं मार सकती। ठीक है मेरे भाई। इनके इक्वल हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि -1 के इक्वल या 1 के इक्वल नहीं होंगी, इनके इक्वल तो हो सकती हैं, लेकिन इनके बीच में एंट्री नहीं मार सकती मेरे भाई। क्लियर है। तो बस ये है हर एक फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। इसके अलावा आपको कुछ फ्रैक्शंस के बारे में, कुछ एक्सप्रेशन के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहली एक्सप्रेशन तो मैं आपको ये बता दूं कि साइन थीटा इंटू कोस थीटा, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है, इसकी मिनिमम वैल्यू है जी -½ और इसकी मैक्सिमम वैल्यू है +½ लेकिन जब इसकी पावर इवन कर दी जाए, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, तो किसी भी स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 से कम नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इसकी मिनिमम वैल्यू तब 0 हो जाएगी। तब ऐसे मत कर देना कि भाई -1 का स्क्वायर = 1/4 इसकी मिनिमम है ना। ठीक है, तब ऐसे मत कर देना भाई इसको यूज करके। हाँ, लेकिन अगर इसकी पावर ओड है तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, -½ की पावर 3, तो ये क्या हो जाएगी, -1/8 इसकी मिनिमम वैल्यू है इस फंक्शन की। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो चाहे पावर ओड हो या इवन हो, 1/2 की पावर करोगे, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1/2 है ना, तो इवन हो या ओड हो, मैक्सिमम पावर क्या होगी, इसकी जगह 1/2 रखो और वो पावर चढ़ा दो। और इसके अलावा आपको कुछ एक्सप्रेशन, देखो इनको डिराइव करके मैंने कंसेप्ट लेक्चर में दिखा दिया, अब ये आपको याद होनी चाहिए, इनके ऊपर डायरेक्टली इक्वेशन आते हैं और याद रखने की टेंशन नहीं लेनी। देखो दो तो साइन और कोस के एक्सप्रेशन है, मैं आपको बताता हूँ। देखो टोटली मतलब कि 3 ग्रुप में आप इनको बांट सकते हो, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 और ग्रुप नंबर 3, खत्म हुई बात है। और साइन और कोस की एक और है, साइन थीटा कोस थीटा वाली, मैं ऐसे रखता हूँ इनको ग्रुप में। देखो उसको मिलाकर 3 तो साइन और कोस की हैं, ठीक है। एक क्या है, साइन थीटा कोस थीटा, तो इसको तो मैं अलग ही रखूंगा कि हटाओ भाई, ए साइन थीटा कोस थीटा में याद है। देखो एक तो है ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा, एक है ए साइन स्क्वायर थीटा बी कोस स्क्वायर थीटा। बस सिर्फ पावर ऊपर एक है, नीचे 2 है। एक तो ये कोस और साइन वाली ये 2 हो गई, और अगली जो है वो रेसिप्रोकल फंक्शंस वाली है, रेसिप्रोकल फंक्शंस वाली, ठीक है। और उसके अलावा सीकेंट और टेन की स्पेशल से है, सीकेंट और टेन की स्पेशली है। जो साइन और कोस, इन दोनों के जो रेसिप्रोकल है ना, जैसे साइन का रेसिप्रोकल कोसेक और कोस का सीकेंट, इनके रेसिप्रोकल्स की भी है स्पेशली, क्योंकि साइन और कोस के स्पेशली है तो वो भी मानने नहीं, बोले नहीं हमें भी स्पेशल आइडेंटिटी चाहिए, तो उनकी भी हो गई। जस्ट वैसे ही बता रहा हूँ याद करने के निमोनिक, ठीक है। अदरवाइज मैथ में ऐसे मान्य नहीं है, नहीं चलता। तो अब देखो, तो आप ऐसे इनको ग्रुप्स में याद कर सकते हो, और उसके बाद ताकि क्या होगा, आपसे कोई भी एक मिस नहीं होगी, ऐसे मैं इसलिए बता रहा हूँ। और उसके बाद तो आपको ये याद ही करनी पड़ेगी। तो ठीक है भाई, इसके क्विक रिवीजन पॉइंट्स में इतना ही। अब मैं आपको मिलता हूँ अगले टॉपिक में।